नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सुरेंद्र जांगेड़, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकर सुरेंद्र जांगेड़ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो बैंक एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले साल के 2025 के पेपर दिए हैं, 2024 वाले भी दिए होंगे, 23 वाले भी दिए होंगे। कैसे एक एस्पिरेंट को तैयारी करनी चाहिए, मैं स्पेशली बिगिनर के लिए बात कर रहा हूँ जो इस साल तैयारी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आज आपका पेपर करवाएं और आगे आने वाले 1.5 साल 2 साल तक किसी प्रकार का कोई पेपर ना हो तो उसमें थोड़ा सा जॉब लेना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर बैंक आपके हर साल 6 एग्जाम तो फिक्स हैं, 6 पेपर तो आपके होने हैं, वो भी कंटिन्यूटी के साथ। और जून जुलाई अगस्त लगभग इसके आसपास से आपके पेपर का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है। एक पेपर का परी आता है, जब दूसरे पेपर के परी आने की बारी होती है तो पहले पेपर वाले का मेंस पेपर आ जाता है, जब दूसरे वाले के मेंस की बारी होती है तो तीसरे पेपर का परी पेपर आ जाता है। ऐसे ऊपर एक के बाद एक कंटिन्यूटी जो पेपर है चलते रहते हैं। जून जुलाई के बाद शुरू होकर के जनवरी फरवरी, नेक्स्ट ईयर के जनवरी फरवरी तक ये पेपर हमारे चलते हैं। और इनका ये है कि एक साल के 6 पेपर तो फिक्स हैं। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी एग्जाम हैं, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी वाले जो भी पेपर हैं, वो सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर के जो पेपर 2 साल में 3 साल में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मिनिमम तो 6 पेपर हैं, मैक्सिमम जो है आपके 14-15 तक भी पहुंच जाते हैं पेपर। ये एक साल में इनकी कंटिन्यूटी जो है ऐसे बनती रहती है। तो बैंक एग्जाम का पेपर निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि आपकी स्टडी का जो रूटीन है वो भी बना रहता है, आपकी स्टडी जो बीच में ब्रेक नहीं होती। अब एक एस्पिरेंट जो बैंक की तैयारी करने की सोच रहा है, बैंक का पेपर निकालने की सोच रहा है, बैंक में जॉब करने की सोच रहा है, जिसने सोच तो लिया है लेकिन तैयारी शुरू कैसे करनी है ये समझ में नहीं आ रहा। स्पेशली एक बिगिनर के लिए अगर मैं बात करूं तो उसको तैयारी कहां से शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे मेरे भाई बंधु, ऐसे मेरे भाई बहन, ऐसे मेरे दोस्त जो पिछले 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी का तो परी नहीं निकला होगा पिछले 2 या 3 साल से परी पेपर, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिनका परी पेपर निकल गया, मेंस में फेल हो गए, या फिर कुछ ऐसे भी मेरे भाई बंधु होंगे जिन्होंने परी भी निकाला, मेंस भी निकाला, मेंस का स्कोर थोड़ा कम हुआ और इंटरव्यू में भी ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं कर पाए, उसकी वजह से वैसे फेल हो गए। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बार 2025 में बहुत बढ़िया किया है। 2025 में जब इनका रिजल्ट आएगा, एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट अभी बाकी है, आरआरबी पीओ का फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है, आरआरबी क्लर्क मेंस का भी फाइनल रिजल्ट बाकी है, आईबीपीएस क्लरिकल का मेंस का भी फाइनल रिजल्ट बाकी है। तो उनमें बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत बढ़िया पेपर उनका अटेम्प्ट हुआ है, तो इस बार रिजल्ट में उनको जो है सक्सेस उनकी मिल जाएगी, बैंक में जॉब पाने का सपना उनका सच हो जाएगा। तो उन सभी एस्पिरेंट के लिए मैं बात करने वाला हूं जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर परी पेपर या मेंस पेपर कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर इस बार जो नए एस्पिरेंट हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं बैंक एग्जाम में, उन्होंने बैंक के पेपर की तरफ वो कदम रखना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कदम रखे किस साइड। तो आप सभी को शुरू कहाँ से करना है। शुरू की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको हम बैंक के पेपर बता देता हूं। 6 जो मिनिमम जो मैंने आपको बताए हैं कि 6 पेपर आपके फिक्स हैं, वो कौन से हैं। एसबीआई पीओ है, एक एसबीआई क्लरिकल है, एक आईबीपीएस पीओ है, एक आईबीपीएस क्लरिकल है। इसके अलावा एक आरआरबी पीओ है जो ग्रामीण बैंक में ऑफिसर लगते हैं, आरआरबी पीओ, और एक है आरआरबी क्लरिकल। तो ये 6 पेपर तो आपके फिक्स हैं। और बैंक की एक खास बात ये है कि पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, एक ही सिलेबस आपको पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपके हैं, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, या हिंदी हो गया, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। हर बार पेपर में यही सब्जेक्ट आपके रिपीट होते हैं, किसी में कोई सब्जेक्ट ऐड हो जाता है तो किसी में कोई सब्जेक्ट कम हो जाता है, आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर जो जनरल अवेयरनेस मैंने बोला उसमें करंट की न्यूज आती है, तो आपको करंट को भी साथ में लेकर के चलना है, तो वो करंट वाली लगभग सभी एग्जाम्स में आपका जो है रिपीट होता रहता है, पूछा जाता है। तो बैंक की खास बात ये है कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। अगर आप 6 महीने डेडिकेशन के साथ, 6 महीने या 8 महीने, वैसे तो 6 महीने भी सफिशियंट है अगर आप करें तो, लेकिन 8 महीने भी अगर आप कर लेते हैं, 6 से 8 महीने या 10 महीने की तैयारी आप कर लेते हैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, दिखावे वाली स्टडी नहीं करनी। ऐसा नहीं कि घर वाले देख रहे हैं तब तक तो हम 1-2 सवाल सोल्व कर रहे हैं, रीजनिंग की कोई पजल बना रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, और घर वाले जैसे ही हमें पता चला कि थोड़े से हमारी नज़रों से थोड़े दूर हो गए या हम उनकी नज़रों में नहीं हैं,
तब हम फ़ोन लेकर के बैठ जाते हैं, इंस्टाग्राम चला लिया, व्हाट्सअप चला लिया, फेसबुक चला लिया, ट्विटर चला लिया, स्नैपचैट चला लिया, यूट्यूब चला लिया। अगर उनमें घुस गए, उनमें हमने एंट्री ले ली है, फिर 2-3 घंटे किसी के बाप के भी नहीं है वहाँ पर, वो खराब हो जाते हैं। 2-3 घंटे पढ़ाई अपनी 10 मिनट हुई, 2 घंटे हमने वेस्ट कर दिए सोशल मीडिया पर। तो वैसी वाली जो दिखावे वाली पढ़ाई है वो तो करनी नहीं है, क्योंकि वो वाली अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आज नहीं तो कल, शुरुआत तो आपने आज से ही करी है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की, लेकिन वो कुल्हाड़ी आपको जिस दिन आपकी पेपर देने की एज निकल जाएगी ना, उस दिन एहसास होगा कि हमारी कितनी बड़ी गलती थी, कितनी बड़ी मूर्खता थी उस टाइम। और कुछ तो मेरे भाई बंधु ऐसे भी हो गए, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, मोबाइल का एडिक्शन उनको इतना ज़्यादा हो गया है, रियल की बात है, इतना ज़्यादा हो गया है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी पहले बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता था। इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया कि जब सुबह उठते हैं तो मुंह बाद में धोएंगे, पानी बाद में पिएंगे, सबसे पहले मोबाइल उठाएंगे, नेट ऑन करेंगे, व्हाट्सएप की चैट देखेंगे, इंस्टाग्राम पे क्या है वो देखेंगे, और इंस्टाग्राम पे अगर उंगली रख दी, रील पे उंगली रख दी कि रील देखने लग गए, उसको स्क्रॉल करने लग गए, तो ऐसा मानो 15-20 मिनट या आधे घंटे तक मुंह तो भूल ही गए कि मुंह धोना भी है, हमें पानी भी पीना है या एक्सरसाइज भी करनी है। तो ये जो आदत है सुबह सुबह उठ के मोबाइल देखने की, और इसके अलावा कुछ मेरे भाई बंधु ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऐसे भी होंगे, जहाँ तक मेरा मानना, ऐसे भी होंगे कि जो बाथरूम में भी मोबाइल लेकर के जाते हैं। तो ये आदत थोड़ी सी आपको सुधारनी है। आपको सिर्फ 6 से 8 महीने या 10 महीने इतने दिन स्टडी करनी है, ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ, और आगे की ज़िंदगी आपके हाथ में है। अच्छी खासी सैलरी आपके खाते में आने लग जाएगी। क्लरिकल अगर बनते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी मान के चलो 45 से 50 हज़ार रुपये हर महीने आपके खाते में जमा होंगे, स्टार्टिंग सैलरी है ये। आरआरबी पीओ या एसबीआई पीओ या आईबीपीएस में पीओ में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आरआरबी पीओ में हो गया, तो मान के चलो 75 से 80 हज़ार, 75,000 से 80 हज़ार या 80,000 रुपये आपके खाते में हर महीने जमा होंगे। एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ में अगर आप चले गए तो स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी 85 से 90 हज़ार रुपये के आसपास रहेगी। तो 6 से 8 महीने की स्टडी और आगे एक परमानेंट सैलरी आपके खाते में बन जाएगी। सारी टेंशन, सारे तनाव, जो भी आपने ख्वाब देख रखे हैं कि मुझे आईफोन 17 लेना है, या आने वाले फ्यूचर में आईफोन 20 लॉन्च होगा वो लेना है, या वो वाली गाड़ी लेनी है, या मेरे वो सपने पूरे करने हैं, या माँ बाप को ये गिफ्ट करना है, या बढ़िया घर बनाना, वो सारे सपने आपके हाथ में आप आने वाले समय में पूरे कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी बात मैं अलग डायरेक्शन में ले गया, लेकिन थोड़ा सा मोबाइल से एडिक्शन आपको हटाना पड़ेगा। जो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली जो बात है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। एडिक्शन मोबाइल से हटा करके, और सुबह सुबह उठ करके जो मोबाइल लेने की आदत है ना, उसको छोड़ करके थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा योगा वो आप करेंगे, धीरे धीरे मेंटेन होगा। ऐसा नहीं कि एक साथ आप आज चाहेंगे आज ही आपका मोबाइल छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आदत काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है तो उसको सुधारने में भी थोड़ा सा आपका समय लगेगा, तो वो सुधारना है आपको। अब अगर बैंक एग्जाम 2026 की मैं बात करूं तो इस साल आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल, ये 4 पेपर कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपका प्री पेपर होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, वो सब कुछ उसमें मेंशन कर दिया। वहीं अगर एसबीआई पीओ और क्लरिकल की बात करूं तो सबसे पहले एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आपका आएगा, जो कि मान के चलो मई या जून में आ जाएगा, और एसबीआई क्लरिकल का जो पेपर है वो अगस्त के लास्ट में, सितंबर में प्री पेपर आपका होगा, नवंबर या दिसंबर के आसपास आपका एसबीआई क्लरिकल का मेंस का पेपर हो जाएगा। तो बिगिनर वाले जो अभ्यर्थी है वो तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे? किसी की अगर इंग्लिश कमजोर है, अगर इंग्लिश बहुत अच्छा पॉइंट है, तो आपके लिए एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल और आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, सब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इंग्लिश एकदम कम बढ़िया है, आपकी अच्छी इंग्लिश है, या थोड़ी बहुत तैयारी करके आप अच्छा स्कोर इंग्लिश में कर सकते हैं, तो सब पेपर आपके लिए ईजी हैं। वहीं अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश अगर वीक पॉइंट है, तो आप स्पेशली हिंदी की तैयारी करके भी बैंक पेपर निकाल सकते हैं, जो कि आपके लिए आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल होगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। आप अगर इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो सारे पेपर में इंग्लिश आती है, वो दे सकते हैं आप, लेकिन अगर आप हिंदी की तैयारी करेंगे तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल में आपको इंग्लिश की जगह हिंदी भी देखने को मिल जाएगी। तो इंग्लिश को छोड़ करके हिंदी अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर करके वहाँ वो वाले पेपर भी आप निकाल सकते हैं। बिगिनर अभ्यर्थी जो शुरुआत में इस साल तैयारी करने की सोच रहा है, उस अभ्यर्थी को क्या करना है? सबसे पहले उस अभ्यर्थी को सबसे पहले यूट्यूब पर या फिर किसी बुक्स में या कहीं से वेबसाइट से या गूगल से कैसे भी पूछ करके आपको ये देखना है कि बैंक एग्जाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस में अगर मैं आपको सब्जेक्ट बताऊँ कि सब्जेक्ट कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं आरआरबी का ही बता देता हूँ कि आरआरबी में आपको कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। आरआरबी का जो प्री पेपर होता है, आरआरबी पीओ हो चाहे क्लरिकल हो, आपके 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, एक मैथ आता है, एक रीजनिंग आता है। अब टॉपिक भी मैं आपको इनके बता दूंगा थोड़ी देर में, आप थोड़ा सा वेट करिए। 2 ही सब्जेक्ट आते हैं दोनों में, आरआरबी पीओ में भी, क्लरिकल में, प्री में मैथ और रीजनिंग आता है। मेंस का भी दोनों का सेम ही है, 2 घंटे का आपको मेंस में टाइम मिलेगा, प्री में 45 मिनट मिलेगा, मेंस में मिलेगा 2 घंटे का टाइम।
और 2 घंटे में आपको मैथ भी देखने को मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेगा, जनरल अवेयरनेस भी मिलेगा, और एक 5वां सब्जेक्ट आपको मिलेगा जो हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको करना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों होंगी वहाँ पे, लेकिन करना आपको एक, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश करना, हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आप हिंदी करना, ताकि उसमें अच्छा स्कोर आप कर पाओ। वहीं अगर एसबीआई क्लरिकल की मैं बात करूँ तो प्री पेपर में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, गणित, क्वांट, मैथ और इंग्लिश, माफी चाहूँगा, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपको एसबीआई क्लरिकल के प्री पेपर में देखने को मिलेंगे। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट आपको एसबीआई क्लरिकल में देखने को मिलेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट अभी मैंने बताए, आरआरबी में 5 सब्जेक्ट, बाकी पेपर में 4 सब्जेक्ट, ये आपके प्री और मेंस में कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट आपके रहेंगे। और वहीं अगर मैथ की मैं बात करूँ कि सिलेबस में टॉपिक कौन से आपके हैं, क्योंकि तैयारी शुरू करने से पहले आपको पहले तो देखना कि सब्जेक्ट कौन से आते हैं, फिर उनमें देखना कि आपको टॉपिक क्या क्या है, कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अनाप शनाप जो हमारे टॉपिक में नहीं लगता, अगर वो आप पढ़ेंगे, वो आप ऐसे ही उनका पढ़ते रहेंगे तो पेपर निकालना तो बहुत दूर है, हम पेपर में कुछ अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले हमें स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है कि हमारा सिलेबस क्या है, हम किस डायरेक्शन में पढ़ें, क्या पढ़ें, ताकि हम पेपर में इजीली बढ़िया से अटेम्प्ट करके पेपर क्वालिफाई कर लें, क्योंकि हमें पेपर क्वालिफाई करना है। हमें ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ करके जो पेपर में नहीं है वो हम पढ़ रहे हैं, पेपर में कुछ हो रहा है, उसका तो कोई मतलब है नहीं। अगर पेपर निकालना है, जल्दी निकालना है, समय से निकालना है, इजीली निकालना है और कम समय में निकालना है, तो हमें सबसे पहले सिलेबस नोट करके, और सिलेबस में हमारे क्या क्या है, कौन से टॉपिक है वो नोट करके उनकी प्रैक्टिस करनी है, वो भी सही डायरेक्शन में। अब अगर मैं क्वांट की बात करूँ, एक सब्जेक्ट आपको बता देता हूँ क्वांट की, ये मेरे पास है, कोई ऑफलाइन बुक है तो इसमें टॉपिक लिखे हुए हैं कुछ सब्जेक्ट के, जैसे नॉर्मली सब्जेक्ट आते हैं आपका, एक तो टाइम एंड वर्क का हो गया, जिसको हिंदी में काम और समय बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाइप एंड टंकी हो गया, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद समय और दूरी हो गया, जिसको इंग्लिश में टाइम एंड डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद नाव एंड धारा हो गया, जिसको इंग्लिश में बोट एंड स्ट्रीम बोलते हैं। प्रतिशतता, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। लाभ हानि, जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। उसके अलावा मिक्सचर टॉपिक आता है मिश्रण का, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। उसके अलावा अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, एक टॉपिक ये भी आता है अपने क्वांट में। एक साझेदारी, पार्टनरशिप, जो हमने पीछे क्लासों में पढ़ रखे हैं, कभी 8वीं में, कभी 10वीं में, कभी 11वीं 12वीं में, 9वीं क्लास में, वो वाले ये टॉपिक हैं सारे लगभग। एक औसत हो गया, एवरेज वाला टॉपिक। एक चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, जिसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं। और एक हो गया साधारण ब्याज, जिसको आप सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं। इसके अलावा क्वांट में हमें डीआई देखने को मिलेगी, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें डीआई काफ़ी तरह की हो गई, क्यूमुलेटिव डीआई हो गई, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, परसेंटेज बेस्ड डीआई हो गई, और कैशलेट हो गया। ये सारे डीआई के पार्ट होते हैं, तो वो डीआई उन सभी की हमें प्रैक्टिस करनी है। बस इतने टॉपिक अपने हैं, और यही बार बार आपके रिपीट होते हैं प्रत्येक पेपर में, चाहे एसबीआई पीओ में बैठ जाना, चाहे आईबीपीएस पीओ में बैठ जाना, चाहे एसबीआई क्लरिकल में बैठ जाना, आरआरबी पीओ में बैठ जाना, चाहे आरआरबी क्लरिकल या आईबीपीएस क्लरिकल, किसी में बैठ जाना, टॉपिक यही बार बार रिपीट होते हैं। एसबीआई पीओ का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल में पूछ लेंगे। वहीं आरआरबी क्लरिकल का लेवल एकदम इजी लेवल होता है, एकदम इजी, तो वहां पर बिल्कुल 1 लाइन का क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि 8000 का 12% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, या फिर 8000 का 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन आएंगे। बस ये है कि हमें एक तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें तुरंत आंसर माइंड में आ जाना चाहिए कि इस सवाल को मुझे सोल्व किस तरीके से करना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमने पढ़ा, दिमाग में हमारे आया ही नहीं कि मैं इसको सोल्व कैसे करूँ, हम पेन कॉपी लेकर के लग गए। पेपर आपका होना है ऑनलाइन, एक सेकंड वहां पर आपका रहने वाला है, एकदम बहुत ज़्यादा कीमती। जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे आपको समय जाने से पहले उनको सोल्व करना, क्योंकि एक बार अगर वो टाइम निकल गया तो वो सेक्शन आपका बंद हो जाएगा, दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। मान लो आप क्वांट कर रहे हैं, क्वांट में आप पहले क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, वहां पर आपको एसबीआई क्लरिकल में आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है, आपने पहले क्वेश्चन में 20 मिनट लगा दिए और अटेम्प्ट आपने एक क्वेश्चन कर दिया, दूसरे क्वेश्चन होते होते 20 मिनट वो पूरे हो गए, तो वो सेक्शन बंद हो जाएगा। आप दूसरा, तीसरा, चौथा कोई क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन या तो इंग्लिश या रीजनिंग ओपन हो जाएगा, तो नेक्स्ट जैसे 20 मिनट होगा वो सेक्शन भी ऑफ हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 मिनट होगा वो सेक्शन भी ऑफ हो जाएगा। जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा, पूरा पेपर आपका सिस्टम जो है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होना है, कंप्यूटर आपके सामने होगा, टाइमर चल रहा होगा, जैसे ही टाइमर पूरा होगा वो सिस्टम बंद हो जाएगा।
तो प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि समय रहते हम सब कुछ वहाँ अटेम्प्ट कर पाएँ, अच्छा स्कोर कर पाएँ, और जितनी कट ऑफ है उस कट ऑफ के बराबर या उससे थोड़ा ऊपर नंबर ले लें, ताकि हमारा प्री पेपर निकल जाए। और जिन जिन अभ्यर्थियों का प्री पेपर निकलेगा वो मेंस में बैठेंगे। मेंस में ही सेम तरीके से बढ़िया से हमें अटेम्प्ट करना है, बढ़िया स्कोर करना है, जितनी कट ऑफ है उसके बराबर या उससे थोड़ा सा ऊपर नंबर लाएंगे तो तुरंत हमारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको आरआरबी क्लरिकल पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो गए हैं। और जिस स्टेट से आपने भरा होगा उस स्टेट का नाम, जैसे आपने राजस्थान से भरा होगा तो वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको मिल गया है राजस्थान ग्रामीण बैंक, आप सेलेक्ट हो चुके हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट के स्कोर भी आपको दिखा दिए जाएंगे कि कौन से आपने सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की अगर मैं बात करूं और उसमें टॉपिक बताऊं, वैसे सारे टॉपिक तो भी मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन कुछ टॉपिक जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं वो बता देता हूं। श्लोक्स जैसे हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, इसके अलावा पजल हो गई, मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस हो गए। ये टॉपिक अपने उसमें लगा, ये जो कैलेंडर वाले टॉपिक हो गए या घड़ी वाले टॉपिक हो गए, ये अपने बैंक में नहीं आते। तो उस तरीके से आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि बैंक में आप कैलेंडर और घड़ी पढ़ेंगे, कभी भी एक क्वेश्चन आज तक नहीं आया, तो वो आपको ज़्यादा उसमें दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस आपको नोट करना कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपने नोट कर लिया। यूट्यूब से अगर आप चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा मटेरियल है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से तैयारी करके भी आराम से पेपर निकाल सकते हैं। बस यूट्यूब में और पेड कोर्स में फ़र्क क्या है कि हाँ, एक तो हम पैसे लगा करके स्टडी कर रहे हैं, एक पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब से और पेड कोर्स में पढ़ाई करने का फर्क इतना ही है कि यूट्यूब पर जो डेटा हमें दिया गया है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड है, उथल पुथल डेटा है, वो हमें उसको खोजने में बहुत टाइम लगेगा। जबकि पेड कोर्स यदि हम किसी टीचर का ज्वाइन कर लेते हैं तो वो टीचर हमें पूरा सिलेबस, जो बैंक का सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस एक स्ट्रक्चर्ड वे में करवाते हैं। पहले पजल करवा दिया या डायरेक्ट डिस्टेंस करवा दिया या ब्लड रिलेशन करवा दिया, जो भी हमारे टॉपिक लगते हैं वो एक बढ़िया तरीके से अच्छे वे में करवाते हैं। तो चाहे तो आप यूट्यूब पर फॉलो करके, अगर आप में इफ़िशियंसी है और आप इस काबिल हैं कि वहाँ से डेटा ढूंढ करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि किसी एक टीचर का मैथ के लिए, अगर मैं 2-3 टीचर आपको सजेस्ट करूँ तो हर्षल अग्रवाल सर, आशीष अरोड़ा सर, एक अड्डा 247 पर संतोष सर भी हैं, एक कौशिक मोहंती सर भी हैं। इन 4 टीचर्स में एक अरुण राउत सर भी है। 5 टीचर्स पे एक बार यूट्यूब पर क्लासेस देख लेना, जो भी टीचर आपको बढ़िया लगे उन टीचर को आप फॉलो कर लेना, वो सब्जेक्ट आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ तो वरुण चुत्रा सर, निमिषा मैम और एक हर्षल अग्रवाल के चैनल, हर्षल अग्रवाल जो चैनल है सर का, उसी चैनल पर एक मैडम और आई है अभी, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक टीचर को फॉलो कर लेना, सबको करने की जरूरत नहीं, एक टीचर का पेड कोर्स ले लेना। और उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग के भी काफ़ी सारे अपने टीचर्स हैं। अंकुश लांबा सर हो गए, अड्डा 247 पर भी हो गए, एक संजय सर करके सर हैं, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक यशराज चौहान सर है, उनका मैथ और रीजनिंग वो दोनों पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इंग्लिश की बात मैंने कर ली, रीजनिंग की कर ली और मैंने क्वांट की कर ली। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो अड्डा 247 पर आशीष गौतम सर हैं, स्टडी नीति पर कपिल काठपाल सर हैं, और रीजनिंग के लिए एक मैडम और हैं, स्टडी नीति पे हैं, समृति मैडम, वहाँ से भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए कपिल काठपाल सर हो गए, या ओली बोर्ड पर एक मैडम है, उनका अभी मैं नाम, शीतल मैम है, शीतल मैम नाम याद आ गया मुझे, शीतल मैम, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर PDF कोर्स से अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना बढ़िया लगता है तो आप स्मार्ट किड आप फॉलो कर सकते हैं, क्लाउड अफेयर क्लाउड फॉलो कर सकते हैं, और कौन से हैं, इसके अलावा ओली बोर्ड पर भी आजकल दे रखा है, गाइडली के PDF बंडल भी हैं, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे मेन जरूरी जो है ना, टीचर को फॉलो करने के बाद सबसे मेन जरूरी जो है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि टीचर आपको 1 घंटे पढ़ा रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, तो आपको उसी सब्जेक्ट में कम से कम स्टार्टिंग के दिनों में 2, 3, 4 घंटे तक प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने हैं। जैसे आपका टाइम एंड वर्क चल रहा है, सर ने आज आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया, इतनी बात पे मैं श्योर हूँ कि वो सर आपके टाइम एंड वर्क का टॉपिक 2 या 3 दिन चलाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे। और सिलेबस जो है वो कभी पूरा नहीं होता, ये ध्यान रखना, सिलेबस पूरा कभी नहीं होता। आपको जो सर पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारे टाइप के क्वेश्चन आ गए, कुछ नहीं रहा इससे बात, उससे बाहर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। मेन खेल होता है रिवीजन का, जो हमें करवाया गया है उसका रिवीजन। हम मॉक टेस्ट भी एक सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो मॉक टेस्ट जरूरी है। मॉक टेस्ट में भी आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट हो गया। इसके अलावा एक ऑफलाइन बुक या फिर जो भी सर से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए एक PDF प्रोवाइड भी करवाई जाएगी। जितने समय में सर आपको वो क्लास करवा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने से पहले कोशिश ये करना कि वो PDF भी हम सोल्व कर लें उस टॉपिक की।
अगर मोबाइल पे या टैबलेट पे या लैपटॉप में अगर सोल्व कर पा रहे हो तो वैसे सोल्व करना, वैसे अगर सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो मार्केट में जो प्रिंट निकालने की जो शॉप होती है, आपके पास खुद के पास प्रिंटर होगा, उससे आपको प्रिंट निकाल लेने हैं। प्रिंट निकाल करके उसकी प्रैक्टिस करनी है उसी पेज पे कर लिया करो या रफ कॉपी में कर लिया करो, जैसी आपकी मर्जी। वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने आज का काम कल पे छोड़ दिया, ये सोच लिया कि टाइम एंड वर्क के मेरे को सर ने 1780 क्वेश्चन तो क्लास में करवा दिए, 150 क्वेश्चन की मुझको PDF दे दी, आज मैं काम करता हूँ 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, 60 क्वेश्चन मैं कल कर लूँगा। कल आप नहीं कर पाएंगे। कल करने के लिए वो बात जो है वो 60 क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट डे आपके पास और काम आ जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक सर ने शुरू किया है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और समस्याएं आ जाएंगी, वो सोल्व करने पड़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट भी आपके बढ़ेंगे। तो कोशिश ये करो कि जितना हो सके हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। और ये जो प्रिंट निकालने के जो पैसे लगने, काफ़ी सारे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर ये पैसे लगेंगे, इतना खर्चा होगा, कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों पूरी पढ़ाई में, सही बात अगर ईमानदारी से बताऊँ, पूरी पढ़ाई में अगर आपने 6 से 8 महीने पढ़ाई की, मुश्किल से आपके बैच को इंक्लूड करते हुए, कॉपी पेन सबको इंक्लूड करते हुए, प्रिंट आउट जो आप लेंगे उसको भी इंक्लूड करते हुए 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और RRB क्लरिकल या SBI क्लरिकल या IBPS क्लरिकल, कहने का मतलब क्लरिकल पोस्ट पर भी अगर सिलेक्शन हो गया तो स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी 45 से 50 हज़ार रुपये है। कहाँ 15-20 हज़ार रुपये आपने इन्वेस्ट किए और बन गए आज आप 50 हज़ार के मालिक। हर महीने आपके खाते में फिक्स सैलरी आने लग जाएगी। तो ये जो पैसे आपने 15 से 20 हज़ार रुपये जो कॉपी पेन पे, पेड कोर्स में, पढ़ाई करते समय जो आपने लगाए हैं, वो पैसे आपके वेस्ट नहीं गए हैं। बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे पैसे वेस्ट हो रहे, वेस्ट नहीं हो रहे। लेकिन वो जो टाइम है 6 महीने 8 महीने जो मैंने आपको बोला है, उस टाइम में करनी पड़ेगी ईमानदारी से पढ़ाई। ऐसा नहीं कि भी हमने कॉपी एक बार खोल ली, 2-4 सवाल कर लिए, उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे रील चला के बैठ गए। आधे घंटे रील चलाने के बाद एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, आधा घंटा मैंने टाइम खपत कर दिया। फिर मोबाइल को उल्टा रखा, 10 मिनट बाद फिर वही, कभी व्हाट्सअप खोल लिया, कभी फेसबुक चला लिया, कभी स्नैपचैट चला लिया, कभी यूट्यूब पे गाने सुनने लगे। ऐसा नहीं करना। 6 से 8 महीने ये भूल जाओ कि बाहर कौन है, किसका फ़ोन आ रहा है, किसके साथ आपको गप्पे लड़ानी है, ये 6 से 8 महीने भूल जाओ। उसके बाद मज़े से आप आराम से किसी को फ़ोन करना हो, किसी की बात करनी हो, इंस्टाग्राम रील देखनी हो, आराम से आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिचार्ज करने के भी पैसे होंगे, आपके पास नया मोबाइल लाने के भी पैसे होंगे, आपके पास किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेने के भी पैसे होंगे। 15 से 20 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका, और एक आपका जो कीमती समय है उसका इन्वेस्टमेंट। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आगे चल करके फ्यूचर में 8 से 10 महीने बाद इतना बड़ा धमाका होगा कि आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। आज का दुख, आज का मोह त्यागना, आज का कठिन परिश्रम और आज का इन्वेस्टमेंट आने वाले 12 महीने या 6 महीने या 10 महीने में बहुत बड़ा धमाका करेगा आपके साथ में। ये बात आप चाहें तो लिख करके ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो कहीं दीवार पे लिख सकते हैं, कहीं कॉपी में नोट कर सकते हैं, कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वरना ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे ऐसे ही सेव रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। 6 महीने 8 महीने डेडिकेशन के साथ, बिना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए, बिना दिखावे वाली स्टडी करते हुए अगर आप कर लेते हैं तो आपको बैंक एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मेरे बारे में बताता हूं कि मुझको बैंक का पेपर निकालने में लगे 5 से 6 साल या 7 साल का समय। 2018 से लेकर के 2024 वाला पेपर मेरा क्लियर हुआ और 2025 में मुझको ज्वाइनिंग मिली। अब अगर आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि सर जब आपका 6 साल में हुआ तो हमारा 6 महीने में कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जब 6 साल लगाए तो आपको भी 6 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे दोस्तों। आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है। अब जो गलतियां मैंने करी जिसकी वजह से मुझे 6 साल लग गए या 5 साल लग गए या 7 साल लग गए, वो गलतियां आपको नहीं करनी। आपको मेरी गलतियों से सीखना है, न कि आपको खुद गलतियां कर करके सीखना है। मेरी गलती ये होती थी कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, आपकी गलती ये नहीं होनी चाहिए। मेरी गलती ये होती थी कि मेरी हमेशा आदत ये थी कि एक बार मेरा प्री पेपर निकल जाए, मेंस की तैयारी मैं उसके बाद करूँगा। सबसे बड़ी मेरी मूर्खता थी जो कि आपको नहीं अपनानी है। जिस दिन पेपर मेरा हो गया प्री का, उसके बाद से भी मेंस का नहीं पढ़ना, क्या सोच के उसके बाद तो पढ़ाई ही छोड़ देनी, क्योंकि 20-25 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा हमें पता चलेगा कि हमारा प्री निकल गया है, उसके बाद हम मेंस पढ़ेंगे। ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि जब प्री का रिजल्ट आ जाता है तो आपको मिलते हैं 15 से 20 दिन, और आजकल तो मात्र 1 हफ्ता दे रहे हैं, 8 से 10 दिन का समय या 7 दिन का समय दे रहे हैं। तो उतने समय में कुछ नहीं होगा। मेंस का सिलेबस अलग है, प्री का सिलेबस अलग है। प्री और मेंस आपको साथ लेकर के चल रहा है। लेकिन जो बिगिनर हैं, जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तो अपनी तैयारी मेंस और प्री दोनों एक साथ रखिए। मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। लेकिन जो बिगिनर हैं, जो बिल्कुल जीरो से भी शुरू कर रहे हैं, वो पहले अपना सिलेबस नोट करो, सिलेबस को एक बार कवर करो,
एक दो मॉक टेस्ट लगाओ और मॉक टेस्ट में आपको लगे कि आप 80 से 85 परसेंटाइल ला पा रहे हैं या 75 परसेंटाइल भी ला पा रहे हैं, 75। एक होता है परसेंटेज और एक होता है परसेंटाइल। मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ जो आपकी रैंक पे डिपेंड करता है कि 2000 लोगों ने जब पेपर दिया या 20,000 लोगों ने पेपर दिया तो उसमें से आपकी रैंक क्या आई है। जितनी ऊपर रैंक आएगी उतना ही परसेंटाइल आपका बढ़ेगा। 75 से 80 परसेंटाइल या 85 परसेंटाइल आपका आ रहा है, मतलब अच्छी रैंक आ रही है, तो आप परी के साथ साथ मेंस पे फोकस कर सकते हैं। जब तक आप 20-30 परसेंटाइल में या 40 परसेंटाइल में घूम रहे हैं तब तक आपको मेंस की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तब तक आप अपना परी का ही अच्छे से फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चला कि आपका स्कोर एसबी क्लरिकल का जैसे आपने मॉक दिया और 100 नंबर में से आपके 30, 35 या 40 या 42 या 50 नंबर का स्कोर आया है, कोई बात नहीं। जो जो क्वेश्चन सही है उसको छोड़ दो, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको सबसे पहले करो, ताकि आपको पता चले कि मॉक टेस्ट जब चल रहा था तो आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो आपके छोटी सी गलती की वजह से गलत हुए थे, वो गलत क्यों हुए। मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, तीनों में देखो। जैसे मैथ सेक्शन में सबसे पहले जो गलत हो गए वो देखो, उसके बाद जो आपने छोड़ दिए या आप उस 20 मिनट के समय में आप वहां नहीं पहुंच पाए वो क्वेश्चन देखने, वो क्वेश्चन उसके बाद फॉलो करो जो आपसे स्किप हो गए। उसके बाद रीजनिंग में स्विच करो, जो गलत हो गए सबसे पहले वो करो, जो स्किप हो गए बाद में वो करो। जो सही है उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल भी देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इंग्लिश वाला भी कुछ ऐसे ही देखना है, जो गलत हो गए वो पहले करो, बाद में जो स्किप हो गए वो देखो। और जो क्वेश्चन आपको क्वांट में, रीजनिंग में ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया था, इसको मैं अगली बार भूलूंगा नहीं, हो सकता है जब रिपीट होगा तो मेरे को याद ये रखना है, तो उस क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में, रजिस्टर में नोट कर लेना है। और रही बात, माफी, एक मैं बात पहले बताना भूल गया, अगर आप किसी टीचर का पेड कोर्स ले लेते हैं, अगर किसी भी टीचर का पेड कोर्स आप परचेज कर लेते हैं तो उसके नोट्स आपको जरूर बनाने हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस क्लास से रिवीजन करते रहेंगे और आलस में नहीं पड़े रहना है। एक ऐसी टेबल ले लेना मार्केट से या घर से कैसे भी अपना जुगाड़ बना लेना, और एक ले लेना चेयर। टेबल मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार की ये जो टेबल है, ऐसी टेबल स्टडी के लिए आप ले लेना। और एक ले लेना चेयर, जो मैंने अभी लगा रखी पीछे, ऐसी चेयर लेकर के, और क्लास इधर मोबाइल अपना रख करके या टैबलेट या लैपटॉप रख करके आराम से ऐसे बैठ के स्टडी करनी है। ऐसे नहीं कि आप बेड पे लेटे हो या बेड पे बैठे हो या चारपाई पे लेट रहे हो या बैठ रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ना। एकदम खुले माइंड के साथ एक्टिव होकर के, आलस में नहीं पढ़ना, एक्टिव होकर के आपको स्टडी करनी है। 8 से 6 महीने की स्टडी और आने वाले पूरे जीवन को आपको बदल देगी। और एक दूसरी बात आपको मैं और बताता हूँ, बैंक में लगता है सेटलमेंट, सैलरी की छोटे सा आपको मोटिवेशन देता हूँ। बैंक में लगता है सेटलमेंट, बीपीएस जिसको बोलते हैं, बाइपरटाइट सेटलमेंट। अभी वर्तमान में 2022 में लगा है 12वां सेटलमेंट, जिसकी वजह से क्लरिकल की जो सैलरी है वो आज के समय में स्टार्टिंग सैलरी, जब आप क्लरिकल पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी अकॉर्डिंग टू जगह, अकॉर्डिंग टू आपकी पोस्टिंग, कहाँ पे पोस्टिंग, उसके अकॉर्डिंग 45,000 से लेकर के 50,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी आएगी। और इससे पहले जब 12वां सेटलमेंट नहीं लगा था तो 23 या 24,000 रुपये के आसपास सैलरी आती थी, 20,000, 19,000। मैंने जो पुराने जो क्लरिकल लगे उनके अकाउंट्स या कहीं उनसे जब मैंने बात करी, उनसे मैंने जब पूछा तो उनकी 18 से 19,000 सैलरी थी। और एक पुराने क्लरिकल से पूछा जो जिसने 2012-13 में ज्वाइन किया था क्लरिकल पोस्ट, उस समय सैलरी थी क्लरिकल की 8 से 9,000 रुपये, और आज के समय में स्टार्टिंग सैलरी है 45 से 50,000 रुपये के बीच। हर 5 साल में ये सेटलमेंट लगता है। 2022 में ये 12वां सेटलमेंट लगा, 5 साल होते हैं 2027 में, 2027 में लगेगा 13वां सेटलमेंट। समझ में आई बात? 2023 में लगेगा 2027 में लगेगा 13वां सेटलमेंट। और उसको अगर थोड़ा सा आगे और खिसकाएं तो 2028 या 29 में आपका पूरे तरीके से वो लागू होगा। और क्लरिकल की स्टार्टिंग सैलरी अब जो % में मिल रही है उसका आप मान के चलो कि 4/3, मतलब कि लगभग 75% या 80% और बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू अगर मैं अमाउंट आपको बताऊं तो मान के चलो 70 या 75,000 के आसपास या फिर 80,000 के आसपास क्लरिकल की स्टार्टिंग सैलरी होगी। जिसने आज वर्तमान में ज्वाइन कर रखा होगा उसका इंक्रीमेंट लगता रहेगा, आने वाले टाइम में वो सैलरी सीधी बढ़ जाएगी। और स्टार्टिंग सैलरी जो है क्लरिकल की, जो 2000 आगे ज्वाइन करेगा 13वें सेटलमेंट के बाद 28, 29, 30 में, उसकी तो सैलरी जो अभी रिवाइज होगा 13वां सेटलमेंट, अच्छी खासी बढ़ जानी है उसकी तो। और वर्तमान में है उसकी तो और भी अच्छी खासी बढ़ जानी है। अगर आप स्केल 1 ज्वाइन करते हैं क्लरिकल की जगह, स्केल 1 ऑफिसर RRB PO, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 75,000 से लेकर के 80,000 के बीच में एक महीने में आपके खाते में जमा होते हैं। आप 75,000 से लेकर 80,000 रुपये जो है बहुत मायने रखता है। 80,000 रुपये सोच के देखिए कितना होता है। जिस दिन आपके खाते में 80,000 रुपये जमा होंगे
आपकी पहले महीने की वो सैलरी होगी, 80,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे और आप तुरंत घर पे फ़ोन करके सूचना दे रहे होंगे कि आज मेरी पहली सैलरी जो है वो मेरे खाते में आ गई है। और घर से आप मात्र कोई 20-30 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी पे होंगे और सैटरडे संडे को जब छुट्टी होगी या उसी दिन सैलरी जिस दिन आएगी उसी दिन आप बैंक से अपने खाते से 80,000 रुपये विड्रॉल करेंगे। 500 के करारे नोटों की गड्डी आपको एक 80,000 रुपये में कितनी गड्डियाँ मिलेगी पता है आपको? एक तो पूरी गड्डी होगी 500 के 100 नोटों की, उसके बाद आपको 30,000 रुपये के 60 नोट और मिल जाएंगे। और वो करारे नोटों की गड्डी, नए नोटों की, एकदम फ्रेश नोटों की गड्डी, एकदम सीरियल वाइज में लगी हुई, जब अपने फादर या मदर के हाथ में दोगे आने वाले समय में, तो सोच के देखिए कि आपके मन में उस समय क्या फील हो रहा होगा। सोच के देखिए कि उस समय आपके माताजी के मन में क्या फील हो रहा होगा। सोच के देखिए कि उस समय आपके पिताजी के मन में क्या फील हो रहा होगा। उन्होंने क्या सोचा है आपके बारे में। उस समय की फीलिंग जो है आप अभी फील कर सकते हैं, लेकिन ये फीलिंग अभी जो फील आप कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो फील आपको 6 से 8 महीने अपने देने पड़ेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मोबाइल का थोड़ा सा त्याग आपको करना पड़ेगा। त्याग जो है वो जीवन में बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का त्याग, किसी चीज़ को अगर पाना है, सफलता अगर पानी है, तो हर चीज़ का त्याग जो है जीवन में करना पड़ता है। मोबाइल का त्याग, शरीर आराम मांगेगा, आपको आराम का त्याग करना पड़ेगा। शरीर आपका नींद मांगेगा, नींद का थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2-2, 3-3 घंटे ही सोओगे तो 8 घंटे ही, लेकिन 8-9 घंटे जो रिलैक्स होने का पूरा टाइम है सोने का, सोना तो उतना ही है, आराम तो उतना ही करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं। मोबाइल का जो त्याग है वो छोड़ना पड़ेगा। शरीर आराम मांगेगा, आराम छोड़ना पड़ेगा। शरीर बिना वजह की नींद मांगेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी। भूख थोड़ी सी त्यागनी पड़ेगी, प्यास थोड़ी त्यागनी पड़ेगी। और 8 से 10 महीने इन्वेस्टमेंट जो है सबसे ज़रूरी वो है। इसमें आपको स्टडी भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, घर वालों से थोड़ा अपनापन भी रखना है, थोड़ा दूरियां भी बनाए रखनी है। अपने यार मित्र दोस्तों से 8-10 महीने के लिए थोड़ा गायब भी आपको होना है। उतना करने से, मात्र 8-10 महीने की दूरी बनाने से, अगर पूरे जीवन आप एक अच्छी सफलता हासिल कर पाते हैं, तो वो आपकी दूरी जो है वास्तव में काबिल तारीफ है। आई बात समझ में? तो ये ओवरऑल मैंने थोड़ा सा आपको बिगिनर के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी दिया है, थोड़ा मैंने पढ़ाई कैसे करनी है वो भी बताया है। और इसके अलावा जो भी मेरे भाई बंधु पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उनको भी थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। प्री और मेंस दोनों साथ पे करने हैं। मॉक टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप बैंकर सुरेंद्र जांगे टेलीग्राम पे सर्च करना, वो ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन करना और उस ग्रुप से डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और वहाँ पर कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाता है, कोई कुछ स्कोर कार्ड होता है, तो वो स्कोर कार्ड भी वहाँ शेयर करते हैं। कल या परसों से हम आपस में जो है स्टडी शुरू करेंगे, सभी तैयार रहना। लाइव स्टडी वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे, कैमरा लाइव चला के छोड़ देंगे। आप भी अपनी स्टडी करना, मैं भी अपनी स्टडी के लग जाऊँगा। इस बहाने आप भी पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ लूँगा, क्योंकि अभी सर्दी जा चुकी है। अभी रजाई में या अंदर कमरे में बंद रहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मौसम जो है वो भी ठीक हो गया है, आराम से आप स्टडी कर सकते हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद अगर हम त्याग देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 16 घंटे। 16 घंटे में से अनाप शनाप के अगर 6 घंटे भी हम निकालें, कोई फ़ोन देखना, कहीं बाहर जाना और जाना, तो 10 घंटे आपको स्टडी के लिए निकालने। 10 अगर नहीं निकाल पाते, 9 भी बहुत ज़्यादा है। 9 नहीं निकाल पाते, 8 भी बहुत ज़्यादा है। 8 भी अगर नहीं करते हैं तो 7 भी नहीं करते, 6 घंटे, 6 या 5 घंटे भी अगर आप रोजाना करते हैं, तो आने वाले 6 से 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने में जो पेपर है वो इतने बढ़िया पेपर हो जाएंगे जितने कि 4 साल पहले वाले बंदे के नहीं हो रहे। जो आपने 6 महीने में कर दिखाया, वो 4 साल पहले से जो तैयारी कर रहा है वो नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने 6 महीने में उस चीज़ को कर दिया। तो थोड़ा सा अपने अंदर जुनून रखिए, थोड़ा अपने अंदर मोटिवेशन रखिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए, न कि खुद गलती कर करके सीखें। और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे अपनी तैयारी शुरू करिए। सबसे पहले यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सी क्लासेज है, जो आपको बहुत से टीचर हैं जो आपको सिलेबस बता देंगे, पैटर्न बता देंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बोर्ड पे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा कि कौन से पेपर में किस तरीके का टॉपिक आते हैं, माफी चाहूँगा, कौन से पेपर में किस तरीके का पैटर्न है, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का, हर कितने कितने टाइम पीरियड के लिए, मतलब कितना उसमें टाइम होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पर समझा दूंगा अगर आप कमेंट करके पूछेंगे। बाकी बेसिकली मैंने जो नॉर्मल जानकारी वो आपको दे दी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। एक बार फिर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।